हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह टेस्ट संख्या 6 है। इसमें 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है? तो जनजातीय आंदोलन के रूप में, बी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। थर्ड प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम पर स्थित है देवप्रयाग। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। भारत का सबसे बड़ा पॉन्ड फार्म स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पॉन्ड फार्म स्थित है, बताइए किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 5, शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यहां पे कमेंट करके आपको बताना है कि शरावती जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है। तो कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा, शरावती जल विद्युत परियोजना का जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सही जवाब है पुडुचेरी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, भारत की आयातित वस्तु की वर्तमान सूची में कौन सी वस्तु सबसे ऊपर है? भारत की आयातित वस्तु की वर्तमान सूची में कौन सी वस्तु सबसे ऊपर है? तो सही जवाब है पेट्रोलियम क्रूड, यानी डी ऑप्शन। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण से उत्तर निम्नलिखित में से हिमालय पर्वतमाला का कौन सा क्रम सही है? तो हिमालय पर्वतमाला का जो क्रम दक्षिण से उत्तर है वो है आपका, 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दक्षिण से उत्तर के क्रम में हिमालय पर्वतमाला को जो है आपको सजाना है। तो सही जवाब होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल दक्षिण से उत्तर के क्रम में सुसज्जित हैं। 9 नंबर है, मुकुटमणिपुर बांध निम्नलिखित में से आपको बताना है किस नदी पर स्थित है? मुकुटमणिपुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा कंसाबाती, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की केंद्र सरकार के द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? भारत की केंद्र सरकार के द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात लगभग कितना है? चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात लगभग कितना है? तो 1:4। 12 नंबर है, दक्षिण गंगा के रूप में डब की गई सबसे बड़ी नदी या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की जो नदी है गोदावरी, इसे जो है दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। 13 नंबर है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है चीनाब नदी, सी ऑप्शन। 14 नंबर है, वसंत विषुव कब होता है? वसंत विषुव कब होता है? इसका सही जवाब है 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर है, भारत में खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? भारत में खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार है वो एक किस प्रकार का अधिकार है? द राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज अ, बताइए, फंडामेंटल राइट। जो भारत में खाद्य सुरक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर है, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग को गठित किया गया था किसके लिए? तो केंद्र राज्य के जो संबंध है इसमें सुधार के लिए
बेहतर समन्वय के लिए सरकारी आयोग को जो है गठित किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। 18 नंबर है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो इसका सही जवाब है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट टू जो इक्वालिटी है, समानता का जो अधिकार है, भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल किया गया है। तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक का दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में दो कथन है। पहला कथन है, अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा कथन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थों या समाधानकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से जो कथन है कौन कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें जो दूसरा कथन है, केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता से संबंधित है, अर्थात कानून के समक्ष समानता है? बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता से संबंधित है, अर्थात कानून के समक्ष क्या है? समानता है। तो देखिए, इसका सही जवाब है आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 26। आर्टिकल जो 13 और 26 है, इसको देखिए और बताइए कि क्या ये दोनों सही है या इन दोनों में से कोई एक सत्य है। कमेंट करके बताइएगा। 21 नंबर है, एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन है जिसके पास खुद की चुनी हुई विधानसभा नहीं है? एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए अनुदान कौन है या प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन है जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है? इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। 22 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के पक्ष में आईपीसी की धारा को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी समुदाय के पक्ष में आईपीसी के किस हिस्से को खत्म कर दिया है? इसका सही जवाब होगा आईपीसी की धारा 377 को। 23 नंबर है, प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने के लिए कार्यकारी नियंत्रण का एक उपकरण कौन सा है? प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने के लिए कार्यकारी नियंत्रण का कौन सा उपकरण है? तो नियुक्ति और निष्कासन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24, हमारे संविधान के अनुसार जो भारत है वो 21 प्रकार का राज्य है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी बी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या जो 25 है, 25 में आपको बताना है कि रीट जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले मामले पर विचार किया है। या रीट उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत ने एक मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से परे माना है। तो बताइए, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा रिट जो होता है उच्च न्यायालय और मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एक कंडीशन यहां पे है कि जब निचली अदालत ने एक मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से परे माना है, तो इसका जो संबंध होगा किस रिट से होगा? तो मैंडमस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश, हम आदेश देते हैं। 26 नंबर है, वन को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है और ये किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? संविधान के किस सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है? हमारे संविधान में 3 सूची को जो है दिया गया है, 3 सूची को डिफाइन किया गया है और इन 3 सूचियों में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो वन है, भारत के संविधान के जो 7वीं अनुसूची में जो सूचियां दी गई हैं, उस सूची में से किस सूची में वन को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में यानी राज्य के सूची में जो है वन को शामिल किया जाता है। 27 नंबर, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? संविधान की जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है डिफेक्शंस लॉ से, दल बदल कानून से।
28 नंबर है जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति जो है बताइए किस देश से हुई है, या जनहित याचिका की जो अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है अमेरिका यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 29 है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करती है। इसमें 3 कथन है। पहला है जिला योजना समितियों का गठन, दूसरा है सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, तीसरा है राज्य वित्त आयोगों की स्थापना। आपको बताना है इन तीनों में से जो सही जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें दूसरा तीसरा जो कथन है बिल्कुल सत्य है यानी सी ऑप्शन, केवल दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है पाकिस्तान को एक अलग डोमिनियन के रूप में कब बनाया गया था। पाकिस्तान को एक अलग डोमिनियन के रूप में कब बनाया गया था आप बताइए। इसका सही जवाब है 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान को एक अलग डोमिनियन के रूप में कब बनाया गया था, तो 14 अगस्त 1947 को। 31 है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बताइए सिरिला रैडक्लिफ। जो माउंटबेटन है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे रैडक्लिफ, तो याद रखिएगा। 32 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका जो सही जवाब होगा बी एन राव यानी डी ऑप्शन। 33 है राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने दिनों का बताइए। तो राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है बताइए, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 12 मंथ्स यानी 12 महीने यानी डी ऑप्शन। ठीक है, या 6 मंथ्स, इन दोनों में से कौन सा सत्य है कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए। इसके बाद 34 नंबर है निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित किया गया था, या निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो सही जवाब होगा 34 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है आपका चुनाव आयोग यानी सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर है आयोग। आयोग का अर्थ उन मामलों से है जिन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जा सकता है उससे पहले निचली अदालतों में गए बिना, या यूं कहें कि जो निचली अदालत है, निचली अदालत में गए बिना जो है आयोग का अर्थ उन मामलों से है कि निचली अदालत में गए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है विचार किया जा सकता है। वो जो क्षेत्र है, जो रिट है, वो बताइए किस रिट के अनुसार जो है निचली अदालत में गए बिना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जा सकता है, उनके पास जाया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा अब बताइए किस रिट के द्वारा ऐसा संभव है। तो सही जवाब है 35 का ऑप्शन बी, रिट अधिकार क्षेत्र, रिट के द्वारा। ठीक है, वैसे भी मैंने शुरू में ही इसका आंसर बता दिया था, तो आप लोग ध्यान भी कम देते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है बताइए। देश का हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का पहला कानून अधिकारी कौन है, वो है आपका महान्यायवादी यानी बी ऑप्शन। या लॉ मिनिस्टर कौन होते हैं, लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, महान्यायवादी या लॉ मिनिस्टर।
कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 37 का आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 38 है। बंगाल का नवाब जिसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। बंगाल का नवाब जिसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था, वो कौन था? नाम है मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 39 जुओका दर्शन के जो दिमाग की उपज है किनका है? जुओका दर्शन किसके दिमाग की उपज था? 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बाबर, यानी बाबर का जो है जो का जो दर्शन है बाबर के दिमाग की एक उपज थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 40 नंबर है। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? तो सही जवाब है पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत का जो 3 युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे, किन किन के बीच हुए थे, रट्टा मार जाइएगा। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आपको यहां पे एक काम करना है, जो पानीपत का 3 युद्ध है कब कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। 31 है। आपको बताना है कि डॉट डॉट स्थान पर क्या भरा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है अल मसूदी को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 42 है। सती उन्मूलन अधिनियम किसके गवर्नर जनरल के अधीन पारित किया गया था? सती उन्मूलन अधिनियम किसके गवर्नर जनरल के अधीन पारित किया गया था? तो 42 का संबंध जो है सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग से है। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती उन्मूलन है इस अधिनियम को जो है समाप्त किया था। और 43 है। सम्राट अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने डिक्रिप्ट किया था, किसने पढ़ा था? तो सही जवाब है, बताइए, सम्राट अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने डिक्रिप्ट किया या किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब दीजिए। 43 का सही जवाब है विलियम जोन्स, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर। आपको बताना है कि अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है? अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में जो भाग लिया था, अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस बेगम का नाम है, उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम है बेगम मेहरुनिसा। क्या? बताइए, बेगम मेहरुनिसा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 45 है। निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है इस रूप में भी। 46 से वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास जो है स्थित है? सही जवाब है ब्रुसेल्स। तो बताइए किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो ब्रुसेल्स के पास या ब्रुसेल्स में। 47 है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्कस में सत्याग्रह की खबर दी। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या है जिसने धरसाना साल्ट वर्कस में सत्याग्रह की खबर दे दी थी? सही जवाब है फ्रांसिस लुइस, यानी ऑप्शन ए। 48 है। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो सही जवाब है यशपाल, बी ऑप्शन।
49 है, किस मुगल सम्राट ने जजिया को समाप्त किया? किस मुगल सम्राट ने जजिया को समाप्त कर दिया? तो सही जवाब है अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 50, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है, बताइए, चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे यूट्यूब का लिंक, ज्वाइन टू इंस्टाग्राम, ज्वाइन टू टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन टू टेलीग्राम क्विज ग्रुप, आप जो है यहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लास्ट में जो है आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप जो है इसका प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में इस पीडीएफ को जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और कोई भी सुझाव हो टेस्ट सीरीज में, आपको लगता है कि कुछ आपके पास ऐसे प्रश्न हैं जिसको शामिल किया जाना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जो जाइए, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमें अपना प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।